रोड के पास ये घटना हुई है। लालकुआं से खबर है, जहां पर सड़क किनारे एक गुलदार की मौत हो गई। लालकुआं से खबर बता रहे हैं, अज्ञात कारणों के चलते गुलदार की मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का असल कारण क्या है। लालकुआं टांडा रेंज के सड़क किनारे का ये मामला है, जहां पर एक गुलदार की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं आपको बता दें कि तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 2022 के दंगल को फतेह करने के लिए 1 जुलाई मिशन विजय शंखनाद करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में उतरकर सत्ता में काबिज होने की रणनीति बना रही है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आगामी चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। बात करें डबल इंजन सरकार यानी कि भाजपा की, तो भाजपा ने चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए चिंतन शिविर लगाया है। वहीं बात करें अब 70 विधानसभा सीटों पर लड़ने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की, तो पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जोर दे रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने मिशन विजय शंखनाद शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो खबर बता रहे हैं आपको, आपकी सियासी 2022 चुनाव की आगामी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ उत्तराखंड में बीजेपी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो राजनीतिक के साथ साथ अपनी विचारधारा और अपने तमाम जो समाज से संबंधित इशू हैं उस पर एक सामूहिक निर्णय कैसे लिए जा सकें, इसके लिए समय समय पर बैठकें, कार्यशालाएं और चिंतन बैठकों का आयोजन करती रहती है। इसी क्रम में रामनगर में 3 दिन से चिंतन शिविर प्रारंभ हुआ है। ये विषय पार्टी के हाईकमान का है, क्योंकि हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, उनका असमय देहावसान हो गया, तो अब नेता प्रतिपक्ष चुना ही जाना है। तो उसके लिए पार्टी का जो एक प्रोसेस है वो प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही प्रोसेस पूरा होगा हाईकमान उसको घोषित कर देगा। अब ये विषय हमारा है नहीं, ये विषय हाईकमान का। देखिए, हम जैसा कि आपकी जानकारी में कि 1 तारीख से कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं मिशन शंखनाद, जिसमें कि हम पर्सनली एक विधानसभाओं में जा रहे हैं और वहाँ पर जो हमारे बूथ पदाधिकारी हैं उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनकी सोशल मीडिया ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ बूथ पे किस तरीके से काम होना है उसकी ट्रेनिंग हो रही है। जबकि बाकी पार्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 2022 का जो चुनाव है वो केवल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में होगा। तो जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चुनाव होगा, ये काफी दिलचस्प होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मिशन शंखनाद 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी शुरू करने जा रही है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में पूरे तैयारी के साथ आ चुकी है और इसी क्रम में बीजेपी भी
विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है, लेकिन जो मिशन शंखनाद है 1 जुलाई को जो शुरुआत होगी इसकी, इसमें क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और इस चुनाव को फतेह करने के लिए सभी दल अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं और इसी के तहत उत्तराखंड में एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी फिलहाल कोशिश कर रही है और वो चाहती है कि वो सत्ता में अपने कहीं ना कहीं पैठ बनाए, जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। तो इन सब विषयों को लेकर के 1 जुलाई से मिशन विजय शंखनाद आम आदमी पार्टी की ओर से ये अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है और इसमें जो आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी होंगे वो तमाम बूथों पर जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। इसके अलावा तकनीकी पक्ष किस तरीके से मजबूत होगा, किस तरीके से जो सरकार की विफलताएं हैं वो कैसे पहुंचानी है, तो इन सब बिंदुओं को लेकर के इस मिशन विजय शंखनाद के तहत ये सारे कामकाज किए जाएंगे। बूथ लेवल तक पार्टी चाहती है कि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाएं। तो इन सब विषयों को लेकर के आम आदमी पार्टी की ओर से इस तरीके से तैयारी की जा रही है, जिसका 1 जुलाई से आगाज होगा। राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो जाएंगे और बूथ लेवल तक पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर वो कटाक्ष करते हुए नजर आ सकते हैं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर भी वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 2022 के दंगल को फतेह करने के लिए एक जुगत है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से। जहां तक सत्ताधारी दल बीजेपी की बात करें तो उनका जो चिंतन शिविर है वो रामनगर में आयोजित है और आज भी ये बैठक चल रही है। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से 2022 का जो चुनाव है वो उसको जीता जा सके। चूंकि प्रचंड बहुमत साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने दिया था, तो ऐसे में सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं जनता की जो महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, उसका एक बड़ा जो बोझ है वो कहीं ना कहीं सरकार के जिम्मे है। तो सरकार चाहती है कहीं ना कहीं कि जो जनता की अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरे। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के रामनगर में जो 3 दिवसीय जो चिंतन बैठक है वो आयोजित है और इसमें अब तक की सरकार की 4 साल की क्या कुछ उपलब्धियां रही है, सरकार की योजनाएं जनता को काफी लाभ पहुंचा, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा। इसके साथ ही साथ जो विपक्ष की क्या तैयारी है और किस तरीके से उनको जवाब दिया जा सके, इस सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो चिंतन बैठक है उसमें ये सब चीजें चर्चा की गई है। तो के जो 2022 का विधानसभा चुनाव है इसको जीतने के उद्देश्य से सभी दल अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। बाकी जनता जनार्दन है। और जी अंकित जी, यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चिंतन शिविर है चलाया जा रहा है, 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया जो कि आज अंतिम तारीख भी है, अंतिम दिन भी है, और इसको लेकर के जो सरकार की मुहिम है कि अपने काम को गिनाना है और विपक्ष के जो कमजोरियां हैं उनको सामने रखना है, तो क्या इस समय जो जनता जनार्दन की बात हो रही थी, तो जनता जनार्दन की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी कमियां देखी गई हैं इस पार्टी को लेकर के, क्या पक्ष इस ओर ध्यान देगा? बिल्कुल, जो 3 दिवसीय चिंतन बैठक है इसके नाम में ही चिंतन है। चिंतन का अर्थ है कि हम अपने आगे की जो हमारा क्या तैयारी रहेगी, जो हमारे अभी तक की ऊपर चिंतन किया जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह चिंतन बैठक शिविर जो है वो आयोजित किया गया है। इसमें कोशिश ये की जा रही कि अब तक की क्या कुछ कमियां रही है और जनता में जिस तरीके का आक्रोश है कई चीजों को लेकर के, मसलन जो सरकार ने दावे और वादे किए थे वो धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। जो कोविड की जो परिस्थितियां थी उसमें किस तरीके से सरकार ने कामकाज किया है, कहाँ कमियां रह गई है, इन सब विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि अब जो बाकी का समय बचा हुआ है, बहरहाल ज्यादा समय नहीं है 8 से 9 महीने का, लेकिन कोशिश यही की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जो घोषणाएं हैं, जो योजनाएं हैं उसको उन घोषणाओं को पूरा किया जा सके, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा सके और कोशिश ये की जा सके कि जो जनता की जो नाराजगी है उस भारतीय जनता पार्टी कहीं ना दूर करना चाहेगी। और एक जानकारी आपको और बता दूं कि साल 2017 में 57 का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उतनी बड़ी जो महत्वाकांक्षा है, जो लोगों की आकांक्षा है, उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। तो ऐसे में अब समय काफी कम है
जो सरकार कोशिश यही करेगी कि जल्द से जल्द जो कामकाज जो पेंडिंग पड़े हैं, जो ऐसी जन कल्याणकारी जो योजना है जो इस वक्त धरातल पर नहीं उतर पाई है, या किस तरीके से जनता को लुभाने के लिए और क्या कुछ योजनाएं लाई जा सकती है, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। जी और अंकित, साथ ही साथ जो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और ये वाकई है कि जनता जनार्दन को कैसे मनाना है, क्योंकि नाराज चल रही है इस समय, और कोरोना काल को लेकर के जिस तरह से बेरोजगारी सामने आई थी उससे नाराज है। बहुत सारी शिकायतें जनता की भी हैं जिसे सरकार को दूर करनी होगी। बैठक और रणनीति की कवायद भी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट नैनीताल ने 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने और राज्य कैबिनेट के फैसले पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को पूजा अर्चना का लाइव टेलीकास्ट कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जुलाई को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने को कहा गया है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने की है। 4 धाम यात्रा को लेकर सोमवार को सरकार ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। शपथ पत्र से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। वहीं याचिकाकर्ता ने शपथ पत्र को लेकर कोर्ट में अलग अलग आपत्तियां जाहिर की। सच्चिदानंद डबराल के अधिवक्ता शिव भट्ट ने कोर्ट को बताया कि शपथ पत्र भ्रामक है। इसमें यह उल्लेख नहीं है कि गौरी कुंड में नहाने की अनुमति है या नहीं है। कोर्ट में 4 धाम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि उसमें कुंड के बारे में नहीं बताया है कि कुंड में नहाने की परमिशन है या नहीं है लोगों को, और कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है, कितने एम्बुलेंसेस हैं। एम्बुलेंसेस में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 19 एम्बुलेंसेस हैं, और उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट की कितनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि कितनी लेडीज़ कांस्टेबल्स, लेडीज़ ऑफिसर्स डिप्लॉय होंगी 4 धाम में, यह भी इसके बारे में भी साइलेंट है। कोर्ट ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जगन्नाथ यात्रा में कि पूरे उड़ीसा में को कर्फ्यू लगेगा और 4 धाम जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाए। और 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा शुरू करने का मामला है और हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। जी अंकित जी, जिस तरह से 1 जुलाई को 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में और पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी की दूसरी लहर देखने को मिली, तो सरकार ने निर्णय लिया था कि फिलहाल के लिए जो 4 धाम यात्रा है उसको स्थगित किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे पैंडेमिक में जो कोरोना के मामले कम हुए हैं, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि अभी हम एक बड़े स्तर पर 4 धाम यात्रा को शुरू नहीं करेंगे, लेकिन जो स्थानीय जो लोग हैं, जो स्थानीय जनपद के जो लोग हैं, तो उनके लिए 4 धाम यात्रा 1 जुलाई से खोलने का ये तीर्थ कैबिनेट ने निर्णय लिया था। अब इसमें सरकार ने ये किया था कि जो हाईकोर्ट की तरफ से जो दिशा निर्देश आए थे उसको देखते हुए सभी जो हमारे जो चारों धाम है वहां पर एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। अब इस अधिकारी का काम ये था कि जो कोविड से जुड़ी हुई जो गाइडलाइन है इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके, और उत्तराखंड में इन सब यात्रा को सुनिश्चित और व्यवस्थित करने के उद्देश्य से जो देवस्थानम बोर्ड का निर्माण किया गया, उस देवस्थानम बोर्ड के साथ वो बातचीत करेंगे और किस तरीके से कोविड-19 की गाइडलाइन का अनुपालन हो ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जानी थी। अब सरकार की ओर से, कैबिनेट की ओर से ये निर्णय लिया गया था, और उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के एक जनहित याचिका पिटीशन जो है वो दाखिल की गई थी। तो उस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करी। कोर्ट ने थोड़ा उसमें नाराजगी व्यक्त करी कि सरकार की ओर से कुछ स्पष्ट उसमें नहीं बताया गया है, साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में स्पष्ट नहीं है। तो कोर्ट ने 7 जुलाई तक फिलहाल जो है जो कैबिनेट ने निर्णय लिया था 1 जुलाई से स्थानीय लोगों के लिए जो हमारे जो 3 जनपद के जो लोगों के लिए सरकार ने सीमित संख्या में 4 धाम यात्रा खोली थी, वो जो खोलने का फैसला लिया था, तो उस फैसले पर हाई कोर्ट ने 7 तारीख तक फिलहाल अब सरकार को इसमें शपथ पत्र दाखिल करना होगा
शपथ पत्र को लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट संतुष्ट होता है या नहीं होता है, इन सब विषयों को लेकर के आगे चर्चा की जाएगी। जी लेकिन अंकित जी, फिलहाल जी जो बिल्कुल 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसपे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड से 1 जुलाई से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली थी, इस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। उन्होंने हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि चार धाम यात्रा चले और हाई कोर्ट लगातार सरकार से चार धाम यात्रा की तैयारियों के बारे में जवाब मांग रहा था। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने जो आज चारधाम यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, उसके पीछे राज्य सरकार की लापरवाही, हीला हवाली और राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट को मुतमईन न कर पाना, उनके सवालों का और उनकी क्वेरीज का जवाब न दे पाना। कैसे एंटीजन टेस्ट होगा, कैसे आरटीपीसीआर होगा, जो लोग आएंगे अगर बीमार पड़ गए तो उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, राज्य सरकार के पास हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन, इन तमाम चीजों की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में कोई जवाब जब नहीं दे पाए तो हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी। मैं समझता हूं जिस प्रकार से कुंभ में लापरवाही बरती गई, आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट के बारे में जिस प्रकार से तमाम लोग वहां पर आए लेकिन सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, वही डर हाईकोर्ट को था और इसीलिए आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके लिए पूरी तरह से राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता के चयन में आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत की पसंद को तवज्जो मिलेगी, ये तकरीबन तय है। बीते दिनों चल रहे मंथन के बाद नेता प्रतिपक्ष को लेकर जल्द ही तस्वीरें साफ हो जाएंगी। प्रदेश में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन से रिक्त हुआ है। इस पद के लिए कौन उपयुक्त रहेगा, इसे लेकर तस्वीरें जल्द साफ होने जा रही हैं। इस बीच यह भी स्पष्ट हो गया है कि इस पद पर चयन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भूमिका खास रहने वाली है। दरअसल कांग्रेस की नजरें 2022 के विधानसभा चुनाव पर हैं। पार्टी इस चुनाव को करो या मरो के अंदाज में ले रही है। सबको साधा जाए, पार्टी इस रणनीति पर भी आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में 20 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे कटौती से नाराज पुलिसकर्मियों के परिवारों की महिलाओं ने मोर्चा संभालते हुए रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2001 व 2002 में भर्ती हुए पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे 4600 करने के बजाय 2800 करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे पुलिस परिवारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विधायक से मांग करते हुए कहा कि उनकी मांगों को कैबिनेट में पास कराकर परिवारों को राहत दी जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 20 वर्षों से संतोषजनक सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए। आपके पुलिस के पे ग्रेड का ये मेरा मानना है और अगली बार मैं जब जाऊंगा तो मेरा निवेदन है कि आप लोगों की मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा। 27 मई को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था। मेरे पुलिस विभाग के जो कांस्टेबल हैं, जो कांस्टेबल स्तर के लोग हैं, उनको उनका पे ग्रेड नहीं मिल पा रहा था। आजकल देखिए जीवन स्तर लोगों का बढ़ता जा रहा है और निरंतर महंगाई भी बढ़ रही है, तो ऐसे वातावरण में पुलिस कर्मियों का वेतन भी बढ़ना चाहिए। क्योंकि तादाद में बहनें आज मेरे निवास पर आई हैं इस आशय के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मैं इनकी मांग को पूरा करने में सहयोग करूं। ऐसे ही समस्त उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारी बहनें पुलिस विभाग के जो कांस्टेबल है, उनके परिजन वहां के संबंधित विधायक को मिल रहे हैं और समस्त विधायक अगर प्रेशर बनाएंगे तो ये सरकार हमारी जो है इस समस्या का समाधान करेगी। बेरीनाग चैकोडी के भूमि के मालिकाना हक के लिए लोग एक बार फिर मुखर होना शुरू हो गया है। पिछले 2 दशकों से लगातार भूमि के मालिकान हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन भूमि का मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण यहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेरीनाग चैकोडी वासियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र मालिकाना हक देने की मांग की है और मालिकाना हक नहीं मिलने पर
उग्र आंदोलन के साथ चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी है। एक और जहां उत्तराखंड में कोरोना से नियंत्रण में हो चुके हालातों को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार कड़ी मशक्कत की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून के रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसको लेकर देहरादून रेलवे स्टेशन के सीसी राजबीर सिंह ने बताया कि कोरोना की पहली लहर को देखते हुए प्लेटफॉर्म के किराया में बढ़ोतरी की गई थी, जिसका शुल्क 50 रुपये कर दिया गया था, जिससे कि प्लेटफॉर्म पर भी कोई भी व्यक्ति बेवजह न घूम सके। उन्होंने बताया कि दूसरी लहर के चलते अब हालात नियंत्रण में हो चुके हैं, तो प्लेटफॉर्म किराया 50 रुपये से घटाकर 30 रुपये कर दिया गया है। वैसे सामान्य तौर पर प्लेटफॉर्म किराया 10 रुपये ही है। तौर पर प्लेटफॉर्म किराया 10 रुपये है, क्योंकि 2020 में अप्रैल में जब कोरोना जो कर्फ्यू चला था तो उसमें उसका 1 महीने बाद जो है, जब ज़्यादा भीड़ ना हो प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा भीड़ ना जुड़ पाए, तो इसकी कीमत 50 रुपये कर दी गई थी। फिर बाद में ज़्यादा कर्फ्यू जब लग गया था तो भीड़ ना होने की वजह से कोई भी आदमी अंदर ना जाए तो कैंसिल कर दिया गया था, प्लेटफॉर्म कोई भी बिक्री नहीं होगी। लेकिन फिर बाद में कुछ जो है भीड़ कुछ ट्रेनें चालू कर दी गई थी, जिससे जो है क्या नाम है लोग आते थे और उसको जो है पैसेंजर लेने के लिए, तो भीड़ ज़्यादा ना होने की वजह से उसकी कीमत 50 रुपये कर दी थी। यानी कि इस कोरोना पीरियड में 2 बार 50 रुपये करा गया था। लेकिन अब चूँकि उत्तराखंड में इस कुछ जो केस कम हो गए हैं और इसकी कीमत जो 30 रुपये कर दी गई है, जो सामान्य तौर से जो है 20 रुपये ज़्यादा है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आने वाले 24 घंटे के दौरान दून समेत मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। इससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की सी मध्यम से बारिश होने की संभावना है। उधर सोमवार दोपहर 2 बजे ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी के निकट हाथी पहाड़ का हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरने से 1 घंटे तक आवाजाही बाधित रही। मई से कोरोना महामारी के चलते बंद कॉर्बेट पार्क मंगलवार से पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। पर्यटकों की आमद को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कॉर्बेट पार्क मई में सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने कुछ दिन पूर्व 60,000 से अधिक सैलानियों का बुकिंग का करीब 1 करोड़ रुपया लौटा दिया था। अब कोरोना के मामले कम होने पर कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क खोलने का निर्णय लिया है।
उत्तराखंड में अब न केवल कोरोना के नए मामले बल्कि मौत के मामलों में भी लगातार कमी आ रही है। सोमवार को 120 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। देहरादून जनपद में 2 और पौड़ी में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इधर प्रदेश में 280 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है, जिसके बाद रिकवरी रेट 95% पहुंच गई है। वहीं सक्रिय मामले भी घटकर 2294 पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी व सरकारी लैब से 23,370 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिनमें से 23,250 सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। देहरादून में सबसे अधिक 41 लोग संक्रमित मिले हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज़ इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज़ इंडिया पर। जब आपकी सोच